प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं इस समय हम एंशिएंट में जीएस एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आपको टॉपिक को मेमोराइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ पढ़ें, आपको एट वंस याद हो जाए। तो अभी हम क्या है, गुप्त साम्राज्य, गुप्त पीरियड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखा जाए। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी यानी कि उनका पुत्र, अब राजा का बेटा ही राजा होता है, तो उनका उत्तराधिकारी कौन बना? समुद्रगुप्त। अब आप यहाँ को मेमोराइज, पहले इसको कैसे मेमोराइज कर सकते हैं? देखिए, आप जानते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को हमने कल्पना में क्या सोचा था कि ऐसा राजा जिसको आसमान से चांद स्वयं आके अपने आशीर्वाद दिए और उस वजह से वो गुप्त राजा अपने नाम के आगे चंद्र लगा लिए, तो चंद्रगुप्त हो गए। अब देखिए, जो महान व्यक्ति होता है उसका पुत्र भी तो महान होना चाहिए। तो कल्पना कीजिए कि चांद ने आशीर्वाद दिया पिता को और उसके बेटे को, जितनी ऊंचाई पे चांद है उतनी गहराई पे समुंदर है। तो ऊंचाई से चांद ने चंद्रगुप्त को आशीर्वाद दिया, नाम चंद्रगुप्त हो गया, और उनका पुत्र, उसको कल्पना कीजिए समुंदर स्वयं आकर के उसको आशीर्वाद दिए। तो समुंदर जैसी गहराई वाले गुण उसके अंदर थे, तो पुत्र का नाम पड़ गया समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त पड़ा। अब देखिए क्या हुआ। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। अब देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं। समुद्रगुप्त 335 में राजगद्दी पे बैठे, यहाँ लिखा है 335, तो आप इसको कर लीजिए जैसा कि हम पहले बता रहे हैं। 3 को कर लीजिए टीन, जिसमें सामान रखा जाता है, और 5 को कर लीजिए पान, लोग खाते हैं पान। तो कल्पना कीजिए जब समुद्रगुप्त गद्दी पे बैठे तो पूरे राज्य के लोगों को टीन भर करके पान बांटा गया। पान एक ऐसी चीज है जो शुभ कार्यों में पान का पत्ता यूज किया जाता है। तो वो राजगद्दी पे समुद्रगुप्त बैठे, तो कल्पना कीजिए टीन भर के पान सारे नागरिकों में बांटा गया। टीन मतलब तीन दोबारा 3, और पान मतलब 5। इस तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 335 ईस्वी में राजगद्दी पर ये बैठ गए। ठीक है, देखिए ये समुद्रगुप्त थे ना, गहराई इनके अंदर बहुत ज्यादा थी, बहुत धैर्य से संघर्ष करते थे, मतलब युद्ध में अपना होश नहीं खोते थे। भाई, समुद्र जैसी गहराई जिसके अंदर होगी उसका अंत कोई पा नहीं सकता। इस वजह से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई शासकों को इन्होंने हरा दिया। आमतौर पे उत्तर के 9 और दक्षिण के 12 शासकों को पराजित किया। तो पराजित किया, ठीक है, लेकिन ये कोई इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में नहीं है कि उत्तर के 9 और दक्षिण के 12, ये इम्पोर्टेंट नहीं। बस ये जानिए कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों साइड के राजाओं से युद्ध करके और सबको पराजित किया था। इसीलिए इस विजय के कारण ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं। देखिए, नेपोलियन कौन था, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये नेपोलियन कौन था। तो नेपोलियन जो है एक फ्रांस का एक शासक था, और वो जो है कई लड़ाइयाँ उसने लड़ी, और हर लड़ाइयों को वो लगातार जीतता रहा। बाद में
अंतिम में उसने जब रसिया पे आक्रमण किया, नेपोलियन ने जब रसिया पे अटैक किया, तब जाके रसिया का वातावरण यानी ठंडी बहुत थी, मॉइस्चर नमी के वजह से उसके सैनिक सरवाइव नहीं कर पाए और वहीं से उसकी हार शुरू हुई और नेपोलियन का पतन हुआ। लेकिन अपने पतन से पहले नेपोलियन ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और विजय पाई थी। इसी तरीके से समुद्रगुप्त ने भी कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ के राजाओं को हराया, इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं। अब आ जाइए खास चीज, इनके एक दरबारी कवि थे, नेपोलियन के एक कवि थे, इनके दरबारी थे, उनका नाम था हरिसेठ, हरिसेठ। तो इन्होंने एक रचना प्रकाशित की थी जो बहुत फेमस हुई थी, वह था इलाहाबाद प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति ये रचना थी। तो देखिए क्या होता है कि कल्पना कीजिए, समुद्रगुप्त भाई समुंदर जैसा महान राजा था और उनके पास एक कवि थे हरिसेठ। तो ये कर लीजिए, हर समय शायरी, हर समय शायरी बोलते थे, शेर। तो शेर, अगर शायरी को लोग अक्सर क्या कहते हैं, शेर बोलते हैं ना, तो शेर बोलते हैं। तो हरिसेठ इसका मतलब क्या हो गया, हर समय शेर, शेर बोलते थे। और इन्होंने जो रचना की थी, यहाँ पे इस रचना को इलाहाबाद प्रशस्ति कहते हैं, इलाहाबाद प्रशस्ति। तो इसकी कल्पना कीजिए कि चूंकि देखिए गुप्त पीरियड, गुप्त साम्राज्य कहाँ पे था स्थापित, प्रयाग में, कौशाम्बी में। तो प्रयाग यानी इलाहाबाद, इलाहाबाद अब तो वर्तमान में प्रयागराज हो गया है, लेकिन इससे पहले इलाहाबाद नाम था। तो इलाहाबाद का देखिए, इलाहाबाद प्रशस्ति का मतलब हो गया इलाहाबाद की प्रशंसा, प्रशंसा। तो इन्होंने क्या किया था, एक रचना की थी जिसमें इलाहाबाद की खूब प्रशंसा की थी। तो ये हो गया समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, हरिसेठ। और इन्होंने कौन सी रचना प्रकाशित की थी, इलाहाबाद प्रशस्ति। अब देखिए, ये समुद्रगुप्त भगवान विष्णु के उपासक थे। तो भगवान विष्णु के उपासक कैसे आपको याद हो सकता है, देखिए बहुत आसान है। कल्पना कीजिए, समुद्रगुप्त जो है वास्तव में क्या थे, कल्पना कीजिए समुंदर ने खुद उनको आशीर्वाद दिया था, तो वो समुद्रगुप्त हुए। और भगवान विष्णु कहाँ निवास करते हैं, तो आप जानते हैं भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं, यानी वो सागर में रहते ही हैं। तो जब सागर मतलब क्या, समुंदर, जब समुंदर में कोई रहता है और समुंदर ने आशीर्वाद दिया, तो उनके देव कौन हो गए, विष्णु ही हो गए। तो भगवान विष्णु के ये उपासक थे। अश्वमेध करता भी थे, यानी अश्वमेध यज्ञ किया। देखिए बहुत आसान है याद करना, चूंकि उत्तर के 9 और दक्षिण के 12 शासकों को इन्होंने लगातार हराया। तो हराया कैसे, उस दौर में कैसे युद्ध करते थे लोग, तो होता ये था कि अश्वमेध यज्ञ करते थे। अश्वमेध यज्ञ करते समय होता क्या था, राजा अपना घोड़ा उस पर एक लगा देता था, एक नोटिस धातु के, उस पर लिख करके उसके गले में टांग देता था कि यह घोड़ा विचरण करेगा, अगर कोई इसको पकड़ा तो राजा को उससे युद्ध करना पड़ेगा। तो अब कल्पना कीजिए, जिसने पकड़ा होगा उसी से समुद्रगुप्त का युद्ध हो गया। तो युद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ लोग किया करते थे। तो अश्वमेध यज्ञ करेंगे ही, आसान है। देखिए संगीत प्रेमी भी ये थे,
संगीत प्रेमी थे। इसका पता कैसे चलता है? तो ये सिक्कों पे वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त की तस्वीर बनाई जाती थी। समुद्रगुप्त की तस्वीर सिक्कों पे वीणा वादन करते हुए बनाई जाती थी। इससे लगता था कि ये संगीत के प्रेमी भी थे। अच्छा, विक्रमम की उपाधि भी इनको मिली थी। अब देखिए, संगीत के प्रेमी थे तो कवि भी हो गए, यानी कविराज, यानी ऐसा राजा जो कवि भी है, तो जो संगीत गाएगा वो कवि भी रहेगा। और विक्रमम यानी युद्ध इतना भयंकर किया, चारों तरफ सबको हराया, तो वीर तो रहेंगे ही। तो वीर, तो विक्रम, वीरता दिखाने वाला, अपने पूर्वजों का अनुक्रमण किया, तो विक्रम अंक भी हो गया। यानी आप कह सकते हैं विक्रम अंक भी थे, कविराज भी थे, संगीतकार भी थे, है ना, और वीर भी थे, युद्ध भी बहुत किया, इसलिए उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद फिर इनके उत्तराधिकारी कौन हुए? चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। देखिए, बहुत आसान है। पापा कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। उनका बेटा कौन हुआ? समुद्रगुप्त। आप कल्पना कीजिए, जब पापा, भाई माँ बाप क्या होते हैं, आपको जन्म दिए, फिर बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन वो मर जाएंगे। तो जब वो बूढ़े होकर शरीर छोड़ेंगे तो क्या होगा? उनका पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म आपके ही कहीं न कहीं होंगे। तो कल्पना कीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त हो गए बूढ़े, और जो बूढ़े हो गए तो समुद्रगुप्त के पुत्र बनके जन्म लिए, तो वो हो गए चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखिए, बहुत आशा है कि आपको याद भी हो गया होगा। एक बार रिवाइज करवा देते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र कौन थे? समुद्रगुप्त। यही उत्तराधिकारी बने। ये राजा जब बने तो 335 ईस्वी में ये राजगद्दी पे बैठे, जिसको हमने बताया 3 भर के पान। 3 मतलब 3 मतलब 3 और पान मतलब 5। इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने कई राजाओं को चूंकि हराया, इसलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर इनके एक राजकवि थे, उनका नाम था हरिशेर। हरिशेर को हमने कहा हर समय शेर बोलते रहते थे। और हरिशेर जो है, क्या किया था उन्होंने? इलाहाबाद प्रशस्ति, तो इसको कर लीजिए, इलाहाबाद की प्रशंसा किया था। फिर ये समुद्रगुप्त जो है किसके उपासक थे? भगवान विष्णु के उपासक थे। इसके अलावा ये अश्वमेध यज्ञ भी इन्होंने किया। फिर क्या हुआ? इन्होंने सिक्के जो जारी किए, उस पे वीणा बजाती हुई समुद्रगुप्त की तस्वीर पे इन्होंने सिक्के जारी किए, जिससे ये पता चलता है ये एक संगीत प्रेमी भी थे। और संगीत प्रेमी थे तो राजकवि भी होंगे। तो कवि जो राजा भी थे और कवि भी थे। इसके अलावा समुद्रगुप्त इनको विक्रमंक की उपाधि मिली थी। और एट लास्ट इनके उत्तराधिकारी कौन हुए? चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। तो आशा है ये न सिर्फ आपको याद हुआ होगा बल्कि मेमोराइज भी हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।